एक रात बहुत जोर से आंधी आई और सेक्रेटेरिएट की लान में एक जामुन का पेड़ उस आंधी से गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब गया। माली ने सवेरे जब ये देखा तो दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास आया और सब तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई। पर उस आदमी की चिंता किसी को न थी। सभी को उस पेड़ के लिए हमदर्दी जता रहे थे कि वह पेड़ कितना फलदार था। उस माली ने जब देखा कि उस आदमी का जब जिक्र किया तब सभी ने बड़े ठंडे भाव से कहा कि वो तो मर ही गया होगा। तभी उस आदमी की आवाज आई कि मैं जिंदा हूं। तो आज मित्रों हम पढ़ रहे हैं कृष्णचंद्र की कहानी, प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कहानी जामुन का पेड़। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 ईस्वी में पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था। उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध था। कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, लेख बहुत से लिखे, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं एक गिरजा एक खंदक, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रानी सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, उपन्यास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। ये आया हुआ प्रश्न है कि जामुन का पेड़ की विधा क्या है, तो इसे आप विशेष ध्यान दें। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यपद है। इस कथा में व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो चलिए हम देखते हैं कथा के पात्रों को, कहानी के पात्रों को, जो कि बहुत विशेष है। इसमें एक माली रहता है, एक चपरासी, क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर, पुलिस, कांस्टेबल और ओस कवि जो कि प्रमुख है। इसमें आप देखेंगे विशेष है कि ओस कवि 3 दिनों तक पेड़ के नीचे दबा रहता है। इस पे विशेष ध्यान देना है हमें। थोड़ी सी समीक्षा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूल कहानी को पढ़ते हैं। इस कथा के माध्यम से लेखक ने हमारे देश में नौकरशाही व्यवस्था पर चोट की है। यह कहानी इस तथ्य को दर्शाती है कि कैसे एक छोटे से छोटे काम के लिए हम दफ्तर से दफ्तर, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट घूमते रहते हैं और फिर भी हमारा काम होने की उम्मीद नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक बात जाती है, लेकिन काम एकदम अंत में निरर्थक ही होता है। जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झंकर चला। सेक्रेटेरिएट के लान में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया और क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। तो आप देखेंगे यहाँ सभी पात्र आ रहे हैं और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लान में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। अब देखिए लोग क्या बात कर रहे हैं कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला ये, और इसकी जामुनें कितनी रसीले होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था। मेरे बच्चे इसका जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला, मगर यह आदमी? माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, ये आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा,
इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। और इसे विशेष ध्यान दें, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये लाइनें देकर पूछ सकता है कि किसने ये कथन कहा। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। हम एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला। सुपरिटेंडेंट ने बोला, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया और अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया और डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया और जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया और मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइलें चलती रहीं इस तरह और इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार करते रहें। बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या कृषि विकास, जो कृषि का विभाग है, उसके अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज देता हूँ, अर्थात भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले फाइलें कहाँ गई? कृषि विभाग में गई। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा, पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइलें चलती रहीं। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक यह फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान में देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ। किसने कहा? मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया,
बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ इसकी ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं तो हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को। जामुन के पेड़ जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है, हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने का इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर हम इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वालों ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर आदमी को फिर जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया। जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपना विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़े की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी को का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया। तो यहाँ पे आप विशेष ध्यान दें, पहले दिन उसने दाल चावल खाया था, दूसरे दिन खिचड़ी। अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कुछ कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब ठीक काम से हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये माना तो कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यहाँ पर ओस कवि ने देखी शायरी कही है और शायरी देकर पूछ सकता है किस रचना से संबंधित है। आगे हम देखते हैं। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट ने यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली में से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लान भांति भांति के कवियों से भर गया। दबे हुए आदमी चारों ओर कवि सम्मेलन का वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरीट तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविता दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपना कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल को संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से ही अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। देखना है कि अंत में फाइल कहाँ पहुंचती है। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर
सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही हो? ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ विशेष ध्यान देना है कि उसकी कौन सी रचना हाल ही में प्रकाशित हुई थी, तो ओस के फूल। दबे हुए कवि ने हुंकार से सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि कि कैसे अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। किसने कहा? कवि ने कहा। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया, बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकार साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्र शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरीट ने कहा। और जो हम नहीं कर सकते वह हमने और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, और अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। हम पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़ा जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लान में लगाया था। ये विशेष ध्यान देना है आपको कि पेड़ कब लगा था, 10 वर्ष पहले। किसने लगाया था? तो पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया और यह भी तो समझा कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल को उनके सामने पेश करेगा। तो यहाँ विशेष ध्यान देना है कि आपको कि फाइल किसके सामने अंत में पेश हुई थी, तो विदेश विभाग में प्रधानमंत्री को पेश हुई थी। जो वे फैसला देंगे वहाँ सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल को लेकर उनके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना को सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था।
आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी और उसके जीवन का फाइल भी पूर्ण हो चुका था। अर्थात यहाँ पर कवि मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो कितनी लेट लतीफ़ी कर्मचारियों की दशा थी यहाँ पर आपने देखा। और बहुत ही हास्य व्यंग घटना ये थी एक प्रकार से, और हास्य व्यंग कहानी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रचना के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।